हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट 2023। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को कंडक्ट होनी है, उसी को लेकर मैं लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। इसमें सभी सेगमेंट से क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यानी कि जितने सेगमेंट हैं सबसे इसमें क्वेश्चन जो है शामिल किए जाते हैं। इसी के आधार पर जो है इसमें लगभग 6 वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। आज उसी में से जो है ये 7वां वीडियो है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, मैगीनाट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सर क्रीक रेखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर हम भारत और चीन की पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा द्वारा किया जाता है। वहीं फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को मैगीनाट कहा जाता है। इसके अलावा सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक दलदली क्षेत्र है। यह भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्नलिखित में से या निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, वो हरियाणा के साथ अपनी जो है सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मशहूर भारतीय मठों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? घूम जम्मू एवं और कश्मीर, की हिमाचल प्रदेश, रूमटेक सिक्किम, तवांग अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जो भारतीय मठ है उसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घूम। यानी कि घूम जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, ये यहाँ गलत होगा। बाकी की हिमाचल प्रदेश में है और रूमटेक सिक्किम है और तवांग आपके अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम घूम की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में ना होकर ये दार्जिलिंग है। तो दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी कि अगर पश्चिम बंगाल में है तो निश्चित रूप से ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1972, 1978, 1970, 1975। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, 1972। भारतीय वन्य जीव संरक्षण की अगर हम बात करें तो 1972 में लागू किया था। भारत सरकार द्वारा देश के वन्यजीवों की रक्षा करने तथा प्रभावी ढंग से अवैध शिकार जो हो रहा था या तस्करी, इनको रोकने के लिए, जो अवैध व्यापार जो है नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अपराधों के लिए सजा एवं जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया गया है। यानी कि 2003 में इसमें एक संशोधन किया गया है, जिसमें यह भी शामिल कर दिया गया है कि जो अपराध करेंगे या जो मतलब गलती करेंगे उनको सजा भी यहाँ से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 14 मार्च, 2 अक्टूबर, 14 सितंबर। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 सितंबर। तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो फर्स्ट हिंदी दिवस की बात करें तो यह 1953 में मनाया गया था। बाकी प्रतिवर्ष अगर बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? यानी कि स्थान आपको बताना, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर इस संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो एक मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी, इसीलिए इसका नाम शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, गोवा। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लोकप्रिय जो पर्यटन स्थल हैवलॉक है, इस द्वीप जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम बदल कर जो कर दिया गया है वो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। स्वराज द्वीप ये जो है सुषमा स्वराज के नाम पर ये द्वीप जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया है, लेकिन पहले इसको अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, जंगल बुक, द गाइड। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जंगल बुक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज या द गाइड इनके द्वारा, यानी कि के आर नारायण द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगर हम इनकी बात करें तो ये
1894 ईस्वी में लिखी गई थी और जो तीनों पुस्तकें हैं आर के नारायण द्वारा ही लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को ही कहा जाता है, इसीलिए उसका जो है मतलब सदस्य नहीं होता। वहीं बात करें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 8-9 के सब अनुच्छेद 1 के अंतर्गत और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार वहाँ जो है इनको राज्यसभा का जो है नॉमिनेट सदस्य माना जाता है और उनका सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित पूंजीवादी और समाजवादी दोनों। फ्रेंड्स अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा। वैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन के कारकों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है, जिसका प्रयोग वह स्वयं के लाभ के लिए करता है। उत्पादन के साधन सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर हम बाजार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो मांग एवं पूर्ति की जो शक्तियां होती हैं उसके आधार पर इसका जो है निर्धारण किया जाता है। जीएसटी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का। एक प्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है, एक कारपोरेट टैक्स है, एक नगर निगम कर है। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर उसको कहते हैं जिस व्यक्ति पे लगता है वही उसका जो है भुगतान करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में लगाया किसी और पे जाता है और भुगतान किसी और को किया जाता है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछी जाती है, तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर। भारत में इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जो कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर रूप में जानी जाती है। अगर इसमें पूछे इसका संशोधन पूछता है तो अप्रत्यक्ष कर 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से 122वां जो है विधेयक पारित किया गया था, इसके अंतर्गत जीएसटी लगाया गया था। और जीएसटी विधेयक को अभिपुष्ट करने वाला जो पहला राज्य है वह असम है। यानी कि अगर ये पूछा जाता है कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ लगाया गया था तो असम राज्य में इसको पहले लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय लघु उद्योग जो विकास बैंक है यानी कि 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ 9 हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना था। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी जो है स्थापना की गई थी, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें यह एक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस के आधार पर। यह सूरत के निकट एक हजीरा में स्थित कृभको का एक हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर यह आधारित है। ये प्राकृतिक गैस वहां बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ दिया गया एक सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। एक बगल जो है पंचवर्षीय योजना दिया गया है और दूसरे बगल जो है आपका प्रयुक्त विकास मॉडल दिया गया है। इसको एक दूसरे से मिलाने के बाद फिर आंसर आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित? या हैराड डोमर मॉडल पर, यानी प्रथम का ए का यहाँ 2 हो जाएगा। अगर द्वितीय योजना की बात करें ये महालनोबिस पर है, द्वितीय का 2 का 4 हो जाएगा। तृतीय की बात करें तो यह एस चक्रवर्ती मॉडल है, तृतीय का 1 हो जाएगा। और चतुर्थ की बात करें तो अशोक रुद्र मॉडल हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3, इस प्रकार से अगर देखें हम तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ बी देखने को मिलेगा। मानिए ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अल्पमत विपंथी लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस? तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन जो निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी हुई है तो उसको स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की जो वस्तु उसको देख लेगा, दूर को नहीं देख पाएगा।
इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है, जबकि अगर हम बात करें दूर दृष्टि के लिए निवारण के लिए तो चश्मे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही, एक रक्त समूह होता है जो सबको ग्राह्य कर सकता है, मतलब सबको प्राप्त कर सकता है, एक होता है सर्वदाता यानी सभी को वो दे सकता है। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ए भी जो पॉजिटिव होता है ये सर्वग्राही होता है, वहीं अगर हम बात करें ओ पॉजिटिव का तो ये जो है सर्वदाता यहाँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सुमेलित करके आपको आंसर बताना है। तो अगर हम बात करें कोशिका का पावर हाउस, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, एक का बी हो जाएगा। कोशिका की रसोई यानी कि कोशिका की रसोई जो कहा जाता है वो प्लास्टिड को कहा जाता है, 2 का ए हो जाएगा। और 3 की अगर हम बात करें कोशिका की आत्मघाती थैली तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, 4 हो जाएगा। और कोशिका का मस्तिष्क जो है ये न्यूक्लियस हो जाता है। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ए का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, ये क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विस्कोस फाइबर से प्राप्त किया जाता है सेलुलोज, कोयला, तेल, पेट्रोरसायन। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेल्यूलोज। विस्कोस फाइबर जो है सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है, जो कि पादप कोशिका के जो भित्ति का मुख्य घटक है। विस्कोस एक प्रकार का रेशा होता है, इसे प्राप्त करने के लिए सेल्यूलोज के विभिन्न रासायनिक पदार्थों से क्रिया कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस मतलब हंसाने वाली गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका जो सूत्र होता है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है। इसे लाफिंग गैस या हास्य गैस भी कहता है, और इसे अधिक मात्रा में सूंघने से एक अनिश्चितता अवस्था आ जाती है, तो व्यक्ति जो है गैस एनेस्थेटिक्स के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है इस गैस को। जैसे जो दंत चिकित्सक हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उपयोग दर्द रहित चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आपके दांत को उखाड़ना हो या दांत से संबंधित कोई भी इलाज करना हो तो डॉक्टर इस गैस को निस्तेजक के रूप में भी वहाँ प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो 20 की अगर हम बात करें तो सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करें 300A संपत्ति के अधिकार संबंधित है। यह 44वें संशोधन यानी 44वें संशोधन संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को इसको मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया था। तो संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया जाता है। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद 49 जो है यह भारतीय संविधान के प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की सुरक्षा करने के लिए इसको प्रदान किया गया है। वहीं अगर 149 की बात करें तो यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की बात करता है। अनुच्छेद 351 की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात करता है। अनुच्छेद 355 की बात करें तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का यह संघ को जो है कार्य सौंपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति या संसद को। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति को। यानी कि भारतीय संविधान में अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 में 352 के सब सेक्शन 1 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति को आपात स्थिति घोषणा करने का जो है, इसमें 3 परिस्थिति होता है। पहला कि युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये राष्ट्रपति आपात का घोषणा कर सकते हैं। वहीं 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्य में आपातकाल का जो है राष्ट्रपति को इसका भी दिया गया है, और अन्य अनुच्छेद 360 में आर्थिक आपातकाल भी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया था, पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मोइली आयोग। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसके अनुसार अगर हम बात करें 1990 में संविधान के अनुच्छेद
1990 में अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 19 का नगर पालिकाएं जोड़ा गया था? 24 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 19 का को नगर पालिकाओं के लिए यहाँ जोड़ा गया था। अगर हम बात करें 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये काम किया गया था, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के किस सत्र में किया गया था, तो वहाँ ये आपको करेक्ट करना है। ये फ्रेंड्स भाग 9 का है, यानी कि 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन इसमें लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने 1945 के आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, भूला भाई देसाई। 1945 में लाल किले के आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई लोग कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भी भूला भाई देसाई ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम है। यहाँ कालक्रम आपको बताना है, तो डेट अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालक्रम की अगर हम बात करें तो चंपारण 1917 है। 1917 में चंपारण में गांधी जी गए थे। अहमदाबाद की बात करें तो फरवरी मार्च 1918 है। और खेड़ा की बात करें तो 1918 जो कि मार्च है। और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 हो जाएगा। 1920 से 22। तो अगर इस प्रकार से देखें तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ, यानी कि 1 2 3 4 ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस नेता ने हमें CR फार्मूला जो होता है CR सूत्र दिया? CR दास, तिलक, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। यानी कि जुलाई 1944 में सी राजगोपालाचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर, तुर्की में। 28 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध में के दौरान 1915 में काबुल में अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। 1915 में। कभी कभी परीक्षाओं में सत्र भी पूछ लिया जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ अगर इसमें बात करें, राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति, बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने भी मान्यता दी थी। तो यहाँ ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्जन, कॉर्नवालिस, क्लाइव, क्लिंट। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्नवालिस। 1973 में, यानी कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रणाली यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसको शुरू की गई थी। इसकी अगर हम व्यवस्था की बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक तथा संयुक्त प्रांत के, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, वाराणसी तक के क्षेत्र इसमें लागू थे। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल हुआ करता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें सिख धर्म की हैं, जीव धर्म की हैं, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, यानी कि बौद्ध धर्म का यह है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की जो एक पवित्र पुस्तक है, जबकि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। एक विनय पिटक है, जिसको संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं इसमें दी गई थी। दूसरा सुत्त पिटक है, जिसमें धार्मिक सिद्धांत की बात की गई थी। और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक है, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों की जो है यहाँ बात की गई थी। तो ये थे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन जो कि जीएस से हम शामिल किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें जीएस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर जाएं, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।